हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है रोजगार विद अंकित में। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जो कल हमारा वीडियो में टेस्ट हुआ था आपने वो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करा होगा। अब मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और जो कुछ के जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं, 4-5 क्वेश्चंस, किसी के 2-3 क्वेश्चंस इस हिसाब से गलत हुए हैं, तो वो कन्फ्यूजन में आके गलत हुए हैं। और जो डाउट आ रहा था वो 2 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा डाउट है, एक 40वें क्वेश्चन में और एक 26वें क्वेश्चन में। तो अभी वही दोनों डाउट क्लियर कर लेते हैं। तो 40वां क्वेश्चन पहले देखते हैं कि भारत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। तो हमने देखा इसमें एक ऑप्शन था संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक और साधारण विधेयक। इसमें मैंने एक डी ऑप्शन और ऐड करवाया था। डी ऑप्शन था बी और सी दोनों। तो अभी ये देखते हैं कि इसका आंसर डी होगा, बी और सी दोनों। वो कैसे होगा तो मैं यहाँ पे एकदम अच्छे से आपको क्लियर कर देती हूँ। लास्ट एक वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जब संसद में ना विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है तो उसे 4 भागों में, 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक होता है साधारण विधेयक, एक होता है धन विधेयक और एक वित्त विधेयक और एक संविधान संशोधन विधेयक। इन सब के बारे में हम बहुत अच्छी तरह डिटेल में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखिए साधारण विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक होती है क्योंकि साधारण विधेयक के मामले में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास में बराबर बराबर पावर होती है। तो आप इस हिसाब से याद रख सकते हो। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान होगा। धन विधेयक जो कि आता है आर्टिकल 110 में, तो जिसमें लोकसभा के पास में ज़्यादा शक्ति होंगी, तो उसमें कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। एक होता है वित्त विधेयक जिसे कहा जाएगा फाइनेंशियल बिल, जो आता है आर्टिकल 117 में, जिसमें भी संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ठीक है, क्योंकि इसमें राज्यसभा लोकसभा ऑलमोस्ट दोनों के पास में बराबर बराबर सी शक्तियां होती हैं। और एक है संविधान संशोधन विधेयक जो आर्टिकल 368 में आता है, जिसके लिए किसी प्रकार की जॉइंट सिटिंग संयुक्त बैठक का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। तो आपको ये याद रखना है। तो देखिए आप कैसे याद रख सकते हैं, इसे हल्की सी ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। वैसे तो समझ लिया होगा, फिर भी चलो ट्रिक मैं आपको बता दूं। तो देखिए आपको ऐसे याद रखना है, धन, ठीक है, यहाँ पे धन विधेयक और यहाँ पे धान, धन धान, ठीक है। तो धन धान के लिए कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है और बाकी बचते हैं फिर साधारण और वित्त, इन दोनों के लिए बैठक का प्रावधान है। तो याद रखिएगा धन और धान, मतलब कि आप ऐसे याद रख सकते हो कि कोई अपना पैसा धन धान, धान चावल की खेती को बोलते हैं, या धन धान, जैसे भी आप याद रखो कि कोई अपना पैसा दूसरे को देने के लिए तैयार नहीं होता है आराम से। इसलिए धन और धान की बैठक में किसी भी प्रकार की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। धन और धान विधेयक में किसी प्रकार की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि किस संबंध में होती है। तो देखिए एक तो वित्त विधेयक में होती है, हम अभी पढ़ चुके हैं, और एक साधारण विधेयक में होती है, और संविधान संशोधन विधेयक में नहीं होती है। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा जो डी, यहाँ पे कि बी और सी दोनों। तो आई होप कि ये वाला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, और आपको फिर भी डाउट है तो भी आप दोबारा से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे को एक रिक्वेस्ट सबसे ज़्यादा आ रही है स्पीड स्लो करने की, तो मैंने कोशिश करी है कि इस वीडियो में मैं स्पीड स्लो करके ही पढ़ाऊँ। और एक और डाउट था, वो मेरे को अब याद नहीं, वो किसी वीडियो के नीचे किसी ने पूछा था और वो बहुत ही अच्छा डाउट क्वेश्चन मेरे को लगा कि जो हमारे वो हमने देखा था ना संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 31 में था, जिसे बाद में संविधान संशोधन से आर्टिकल 300 ए अनुच्छेद 300 ए में पहुंचा दिया गया। तो उनका ये डाउट था, वो ये बोल रहे थे, जो जिनका भी था, मेरे को नाम याद नहीं है, तो उन्होंने ये बोला था कि इसे 300 ए में ही क्यों पहुंचाया, इसे डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्यों नहीं रखा गया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं हल्का सा कि बहुत अच्छा डाउट है ये आपका। पहले तो धन्यवाद इतना अच्छा क्वेश्चन पूछने के लिए। तो देखिए जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनको क्या करती है, इनमें जैसे कि हमारे राज्य को ये प्रयास करना चाहिए बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, पर्यावरण के लिए, कुछ इस प्रकार से हैं। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं डीपीएसपी की। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि इसके लिए ना अगर इनका उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, एक तो हम कोर्ट नहीं जा सकते डीपीएसपी, क्योंकि हम राज्य को मजबूर नहीं कर सकते, राज्य की मर्जी है, हमारे जो केंद्र है उनकी वो मर्जी है कि वो उनको हमारे लिए लागू करें या किस प्रकार से कानून नियम उन पे बनाएं। और दूसरा ये है कि मैंने आपको ये और बताया था कि जब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जब वो चुनाव में उतरती हैं तो जो अपना घोषणा पत्र मैनिफेस्टो बनाती हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो उसके लिए वो आधार बनाती हैं अपना
किसको बनाती हैं, वो आधार बनाती हैं डीपीएसपी को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, अपना घोषणा पत्र के लिए। तो अब देखिए, जब राइट टू प्रॉपर्टी जो संपत्ति का अधिकार है, अगर वो आर्टिकल 301 की जगह उसमें भी डीपीएसपी में भी रख लिया जाता, तो देखिए वो इतना विवाद उस टाइम पे उस आर्टिकल पे होता था, तब वो हटा था, क्योंकि प्रॉपर्टी भाई कौन छोड़ना चाहेगा। तो अब ये भी तो डर लगा रहेगा ना कि अब उसे डीपीएसपी में रख दिया तो फिर जो नेता लोग हैं उसे घोषणा पत्र में शामिल कर लेंगे, और वो कहेंगे कि भाई देखो डीपीएसपी तो हमें बोलते हैं कि आप इस पे कानून बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा आप ऐसे कानून बनाने की। और हमने जब भी कई वाले केसेस भी हुए हैं, मिनर्वा मिल्स केस और कई केसेस भी हुए हैं, जिनमें कि ये भी पता चला है कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के समन्वय, दोनों के बैलेंस पे बना है। तो भाई इस प्रकार से अगर उस चीज को हम डीपीएसपी में फंडामेंटल राइट से हटा के रख देते, तो उसमें तो वहां पे दिक्कत हो जानी थी, वापस से कोर्ट में केस पे केस जाते प्रॉपर्टी को लेके। और आपको पता है प्रॉपर्टी को लेके कितने केसेस अभी भी रहते हैं। अगर आप गांव मोहल्ले में देखो तो खेतों पे विवाद, जमीनों पे विवाद तो बहुत ही रहता है, और जब अगर इसे डीपीएसपी में डाल दिया जाता तो और ज्यादा विवाद रहता। तो ये जो सारा एक्सप्लेनेशन है, ये मेरा ओपिनियन है कि ये ऐसे हुआ होगा। मैंने बहुत जगह देखा तो कहीं पे मेरे को ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, बट ये ही इसका एक है, मतलब और भी इसके ओपिनियन हो सकते हैं, और भी इसके कारण हो सकते हैं, बट ये वाला जो अभी मैंने आपको कारण बताया है, ये कारण भी होगा कि जो आर्टिकल 31 से संपत्ति का अधिकार था उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसीलिए नहीं डाला कि भाई वापस से पॉलिटिकल पार्टी लोगों को वादे करने लगेंगी कि हम आपको संपत्ति का अधिकार, इसको मूल अधिकार बनवा देंगे और ये सब करके, तो वापस से कोई दोबारा वो दिक्कत ना आए, इसीलिए ये आर्टिकल 300A में डाला है। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा जिनका भी था। अगर आपको देखिए फिर भी डाउट आता है तो मैं बार बार बोलती हूँ, कॉमेंट सेक्शन खुला है डाउट के लिए। और एक और नेक्स्ट क्वेश्चन था 26th क्वेश्चन कि लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार को कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, मैंने आंसर इसका ए करवा दिया था, और प्लीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा, इसका आंसर डी होगा। और मैंने जहाँ से किया था तो एक बहुत ट्रस्टेड सोर्स था, तो उसमें इसका आंसर ए दे रखा था, तो मैंने थोड़ी गलती हो गई कि इतना इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उस पर एकदम से भरोसा कर लिया। तो जब ऐसा मेरे को डाउट आता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं सीधा जाती हूँ सरकार की साइट पे। तो अब मैंने गवर्नमेंट की साइट पे गई, तो देखिए मैंने ये देखा है यहाँ पे। अब मैं आपको इसको समझा देती हूँ, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिनको एक्स्ट्रा इच्छा है वो इसे पढ़ सकते हैं, बाकी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इसमें क्या है कि जो राज्यसभा है 2003 से पहले क्या हुआ करता था राज्यसभा के लिए, कि उसे जहाँ से वो व्यक्ति खड़ा होगा, जिस चुनाव क्षेत्र से वो खड़ा होगा, जहां से वो फॉर्म भरेगा अपना, तो वहां का उसे वोटर होना जरूरी था। बट 2003 में राज्यसभा की ये कंडीशन हटा दी गई। ठीक है, और लोकसभा में क्या है कि अगर आपको SC ST की सीट के लिए खड़ा होना है तो आपको पूरे देश में कहीं भी SC ST की सीट के आपको SC ST के एज ए वोटर, मतलब कि आप SC ST के लिए पूरे देश में कहीं पे भी रजिस्टर्ड हों। अगर ऐसे ही बाकी कंडीशन है तो आप ये देख सकते हो, सीधा बस ये याद रख सकते हो कि लोकसभा के लिए भी और राज्यसभा के लिए भी आपको क्या है कि आपको किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पे भी आप वोट देते हो वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि देखिए अब जैसे मोदी जी की 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, एक तो क्या कहते हैं वाराणसी थी और एक अहमदाबाद से थी, बट वो रजिस्टर्ड वोटर तो अहमदाबाद से हैं, तो इस हिसाब से तो वो वहाँ पे वाराणसी में खड़े नहीं हो सकते थे, बट वो दोनों जगह से हुए थे। इसीलिए आपको बस ये याद रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए अगर आपको किसी को इलेक्शन में खड़े होना है तो पूरे भारत में कहीं पे भी उन्हें रजिस्टर्ड वोटर, मतलब कि पंजीकृत वोटर होना चाहिए पूरे भारत में कहीं पे भी। और ये वाला प्रावधान राज्यसभा के लिए 2003 से आया है। उससे पहले क्या हुआ करता था कि अगर आप हैं, ठीक है, आप यूपी की किसी क्षेत्र से खड़े हुए हैं तो आपको उसी क्षेत्र में वोटर होना जरूरी था। ये पहले हुआ करता था 2003 से राज्यसभा के लिए, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए। तो ये डाउट अब आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगर फिर भी कोई डाउट है तो फिर भी पूछिएगा। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, तो कमेंट सेक्शन में कई कमेंट आते हैं कि कितना % पॉलिटी मैंने कंप्लीट करा दी है, कितनी पॉलिटी बची है, कितने लेक्चर्स और आएंगे, कब तक कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए मैं बता दूं आपको, मैंने बहुत सारा अच्छा सा पोर्शन, मेजर पोर्शन पॉलिटी का कंप्लीट करा दिया है, जिसमें कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे संविधान का इतिहास है, ठीक है, हमारे संविधान की रचना है, कैसे कैसे हमारे संविधान, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे संविधान बना, संविधान की विशेषताएं मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रस्तावना आपको मैं करवा चुकी हूँ, संघ एवं इसका क्षेत्र, ठीक है, नागरिकता सिटीजनशिप, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। और अब जो मैं इस लेक्चर में आपको दिखाने वाली हूँ, बहुत सारे लोगों को भाई डाउट तो रहता ही है, तो आपके डाउट आने वाले लेक्चर्स के लिए यहाँ से क्लियर हो जाएंगे कि हमारे आने वाले लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, हम पढ़ चुके हैं अभी, जो हमने पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट किया है 6-7 लेक्चर में, वो किया है केंद्रीय विधानमंडल, संसद कंप्लीट किया है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको अब इसी के साथ में राज्य विधानमंडल कंप्लीट करा दूं। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें कंप्लीट करेंगे राज्य विधानमंडल, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं आपको कराऊंगी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और साथ में ही राज्यपाल कंप्लीट। इनको बहुत अच्छे से कराऊंगी क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के यहीं से चांस रहते हैं। फिर उसके बाद में मैं आपको कराऊंगी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक साथ में कंप्लीट। प्रधानमंत्री के साथ में केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के साथ में राज्य मंत्रिपरिषद। ये मैं एक साथ कंप्लीट क्यों करा रही हूँ? क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री के जैसे केंद्र में कुछ कार्य और मुख्यमंत्री के राज्य में कार्य एक जैसे से होते हैं, तो आपको आर्टिकल ना एक साथ ही आप रिलेट कर पाओगे। आपको ज़्यादा इधर उधर बार बार पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी कोशिश रहेगी कि चीज़ों को जितना स्ट्रक्चर्ड, मतलब कि जितना एकदम ढांचे में आपको बहुत अच्छे से कराऊं। और नेक्स्ट होगा जो हमारा टॉपिक, वो होगा केंद्र राज्यों के संबंध, मतलब कि राज्य और केंद्र में क्या संबंध है। साथ साथ हम पढ़ लेंगे कि राज्यों के बीच में क्या संबंध है। तो ये पहले तो आप डरिएगा मत, इतना सारा देख के, इतना सारा नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। जब हमने पार्लियामेंट, जो सबसे बड़ा चैप्टर है पूरी पॉलिटी में, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, सबसे बड़े 2 चैप्टर्स हैं, इतिहास संविधान का, वो इतने आसानी से कंप्लीट कर दिया। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी चैप्टर होने वाले हैं, तो इन्हें तो हम बिल्कुल आराम से कर लेंगे। देखिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जो सबसे हार्ड चैप्टर्स थे ना पॉलिटी के, वो तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जो मेरे पहले 3 और 4 लेक्चर्स थे, वो पॉलिटी के जो सबसे टफ लेक्चर्स, जो टफ टॉपिक माने जाते हैं याद करने के लिए हिसाब से, वो हम वहाँ पे कर चुके हैं। और अब देखिए, नेक्स्ट आपको मैं पढ़ाऊंगी उसके बाद में आपातकाल प्रावधान, इमरजेंसी के बारे में मैं पढ़ाऊंगी, कैसे राष्ट्रीय इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल, क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन, ये सब लगता है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे न्यायपालिका, जुडिशियरी। इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स और ग्राम न्यायालय, ग्राम पंचायत, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अगला होगा हमारा टॉपिक स्थानीय सरकार। तो ग्राम पंचायत हम स्थानीय सरकार के अंदर पढ़ेंगे, नगम निगम पढ़ेंगे, पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज, ये कब कब आई, कैसे आई, कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, हम ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में हम यूनियन टेरिटरी, दिल्ली के बारे में कुछ, और जो यूनियन टेरिटरी अब हो चुकी हैं 8, ठीक है, बार बार मैं बोलती हूँ 8 हो चुकी हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया लेंगे। अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्र, SC STs के जो एरिया हैं, स्केड्यूल्ड एरिया और स्केड्यूल्ड ट्राइब एरिया, ट्राइबल एरिया, इनके बारे में हम हल्का सा पढ़ेंगे। तो ये देखिए, डरना नहीं है, बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। और थोड़ा देखिए, मेरे पे भरोसा रखिएगा, मैं आपको अच्छे से कराऊंगी। और उसके बाद में है ये वाले टॉपिक्स। इसके बाद में हम देखेंगे संवैधानिक निकाय, इसमें कि क्या आते हैं, निर्वाचन आयोग हो गया, UPSC, SPSC, वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन, अनुसूचित जातियों जनजातियों, और ये देखिए, ये करंट अफेयर से रिलेट होगा, ये मैं आपको वहीं पे कराऊंगी। अन्य पिछड़े वर्ग और भाषाई अल्पसंख्यकों, इनके लिए जो आयोग आए हैं, कैग पढ़ाऊंगी, महान्यायवादी, राज्य के महाधिवक्ता, और ये देखिए, ये किसी का संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। इनका मतलब है कि इसका जिक्र ना हमारे संविधान में हो रखा है, जिसके बारे में, जिस भी चीज़ के बारे में हमारे संविधान में जिक्र है, जिन वाले निकायों के बारे में, तो वो हो जाते हैं संवैधानिक निकाय। और जिनके बारे में हमारे संविधान में जिक्र नहीं है, वो हो जाते हैं गैर संवैधानिक निकाय, ठीक है। और जो किसी कानून से बनती है बॉडी, ठीक है, तो वो हो जाती है कानून की। और जो बिना कानून के, जिसको कोई कानून की बैकअप नहीं होती है, जिनके जो किसी कानून के सहारे नहीं आई होती है, वो गैर कानूनी हो जाती हैं। ये सब हम बहुत पढ़ने वाले हैं। और देखिए, ये तो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं। शायद से संवैधानिक निकाय जो पूरे, ये जो आपको जितने भी स्क्रीन पे इस टाइम पे टॉपिक दिख रहे हैं, ये 2 लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा, या 1-2 लेक्चर, बड़ा लेक्चर होगा तो 1 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, और छोटे छोटे लेक्चर होंगे तो 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अन्य इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके UPSI के सिलेबस में भी मैंने देखा है, ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं, वो सब इसी के अंदर आने वाली हैं, वो मैं आपको अच्छे से कराऊंगी। और उसके बाद में गैर संवैधानिक निकाय में हमारा क्या क्या आएगा, इसमें आएगा हमारा नीति आयोग, आप बहुत पढ़ चुके होंगे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग हो गया,
ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मतलब इसका नाम है CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लोकपाल एवं लोकायुक्त। जी ये बहुत ही छोटे टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, सुनने में जितने बड़े इनके नाम है ना उससे छोटे और सिंपल इनके बारे में हमको पढ़ना है। कोई इनमें से एक दो टॉपिक ही ऐसा होगा जो थोड़ा बड़ा होगा, बाकी तो जो हम बड़े टॉपिक है मैं बार बार वो बोल चुकी हूँ आपको, हम पढ़ चुके हैं। बस अब कुछ इस वाले चैप्टर पे जो इस वाले पेज पे हैं इनमें कुछ ये वाले राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये भी कोई इतने बड़े नहीं होने वाले, एक एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। और आप ये मत सोचिएगा कि मैं शॉर्ट में कंप्लीट कराऊंगी, जो लेवल हमने अभी तक बनाया हुआ है वही लेवल हमारा बरकरार रहेगा पूरी वीडियो को कंप्लीट करने के लिए। और इसके बाद में अभी और भी कुछ टॉपिक बचते हैं तो वो मैं आपको धीरे धीरे टाइम के साथ में बताती रहूंगी, बट अभी आने वाले कुछ लेक्चर्स का हमारा प्रारूप यही होने वाला है, तो आपको इन्हीं के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगी। अब आप बार बार कमेंट सेक्शन में अब आपको ये दिक्कत भी नहीं होगी पूछने के लिए कि क्या बचा है क्या रह गया है। तो चलिएगा, अब आज के लेक्चर में बस थोड़ा सा ही अब पढ़ने को, और कल वाले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे ये वाला जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल। ठीक है, तो चलिएगा अब देखते हैं आज का जो लेक्चर है उसमें मैंने कुछ एक हल्का सा टॉपिक इंक्लूड किया है जिसे बहुत ऊपर से एकदम अच्छी सी समझ ले लेंगे कि हमारे यहाँ पे संसदीय समितियाँ, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ये बनाई जाती हैं। तो आपको सबसे पहले तो भाई समितियाँ मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी कमिटीज़ का मतलब बता दूँ कि जो किसी स्पेसिफिक काम, जो किसी विशेष काम के लिए जो समितियाँ बनती हैं, वो जो बॉडी जो आयोग समितियाँ होती हैं किसी विशेष काम के लिए होती हैं तो उनको कहा जाता है समितियां। किसी विशेष के मतलब उनको एक ही काम देखना है, यही विशेष काम देखना है, तो वो हो जाती हैं समितियां। और ये क्यों बनती हैं, देखिए संसदीय समितियां बनाने का रीज़न क्या है कि देखिए संसद में कितना काम होता है आपको भी पता है सब, है ना। तो मंत्रियों के पास में इतनी विशेषज्ञता, इतनी योग्यता, इतना स्पेशलाइजेशन और इतना क्वालिफिकेशन, और वो इतने प्रभावकारी ढंग से नहीं बना सकते हैं क्योंकि कि कोई भी कानून नियम कुछ भी बात है उस पर बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा जाना ज़रूरी है। देखिए आप और मैं कह दें कि हमारे कानून में ये होना चाहिए, तो भाई उस कानून को देखा भी तो जाएगा कि वो किस किस पे एप्लीकेबल है, कौन कौन लोगों को सही से हो सकता है कि नहीं। उस पर बहुत सारी स्टडी होती है, बहुत सारी डिटेल में उस पर पढ़ाई करी जाती है, उस पर देखा जाता है, रिसर्च करी जाती है उस पर कि ये सही है कि नहीं, तभी कोई कानून बन के आता है। कहने में बहुत आसान होता है कि भाई संसद एक कानून क्यों नहीं बना देती है, तो भाई उसमें मैं और आप नहीं है, और भी अलग अलग तरह के लोग हैं जिनको नुकसान हो सकता है। तो संसद को देखिए हर किसी के बारे में सोचना होता है, बड़े बिजनेस के बारे में, क्योंकि बड़े बिजनेस नहीं चलेंगे तो हमारे देश की तरक्की कैसे होगी। छोटे बिजनेसों के बारे में, किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में, बुजुर्गों के बारे में और छात्रों के बारे में, तो हर किसी के बारे में सोचना होगा। तो देखिए हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से देखने के लिए तो इसीलिए ये समितियां बनाई जाती हैं कि अच्छे से विशेष रूप से किसी बिल को, कोई भी चीज़ है जो इनको काम मिले उसे कर सकें। तो देखिए ये होती है दो तरह की, एक होती है स्थायी समिति और एक होती है तदर्थ समिति जो कि होती है अस्थायी। तो सीधा क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि तदर्थ समिति क्या, ये किस प्रकार की होती है, स्थायी अस्थायी क्या होती है। तो एक स्थायी कमेटी को, समिति को बोला जाएगा स्टैंडिंग कमेटी और इसको बोला जाएगा एडहॉक कमेटी। तो मैं आपको बता दूं कि एड हॉक कमेटी का मतलब है कि जब काम के लिए ज़रूरत पड़ती है तब इनको बनाया जाता है, तब इनकी ज़रूरत नहीं रहती है तो ये बंद हो जाती हैं। और ये स्थायी समितियां क्या होती हैं कि ये परमानेंट है, ये स्थायी है, ये हमारे जो पार्लियामेंट है इसमें ये बनती रहती हैं, तो बनी रहती हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, वित्त समितियां, ठीक है। वित्त समितियों के अंदर इस वाले में एग्जाम्पल बता रही हूं मैं आपको, स्थायी समितियों में वित्त समितियां होती हैं जिसके अंदर आती है लोक लेखा समिति हो जाती है, ठीक है, और सार्वजनिक उद्यमों से रिलेटेड समिति हो जाती है। और एक इसी के अंदर आती हैं विभाग स्थायी समिति, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग समितियां जो कि किसी डिपार्टमेंट, किसी विभाग से रिलेटेड होती हैं, वो है, उनका नंबर है 24। अभी वर्तमान में उनकी संख्या है 24। तो विभागीय स्थायी समितियां जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की चांस मेरे को लगती है, तो विभागीय स्थायी समितियों की संख्या कितनी है, 24। और इसमें और भी आती हैं जांच के लिए गठित समितियां, सदन के दैनिक कार्यों के संबंधित समितियां। तो इस प्रकार से इसमें कुछ समितियां आती हैं। तो मैं आपको बताऊं विभागीय स्थायी जो समितियां होती हैं 1997 में वो अस्तित्व में आई थी, तो उस टाइम पे वो थी 17 समितियां, और 7 और 2004 में जोड़ के तो वो अब हो जाती हैं 24।
ठीक है। और इन 24 में से 8 तो करती हैं राज्यसभा के अंदर काम, और उसकी दोगुनी मतलब कि 16 करती हैं लोकसभा के अंदर काम। तो ये आपको हल्का सा भी इसका आइडिया हो गया होगा। और अब आपको तदर्थ समिति के बारे में मैं बता दूं, तो तदर्थ समितियां हैं जो कि काम के हिसाब से बना दी जाती हैं। तो देखिए, पहले तो आपको चलो यहीं पे मैं ये विभागीय समितियों के बारे में हल्का सा बता दूं और कुछ एग्जाम्पल दे दूं विभागीय समितियों के। तो देखिए, ये हम हमेशा रहती हैं, परमानेंट रहती हैं। तो 24 है इनमें, 24 में से आपको मैं कुछ बता देती हूँ। वाणिज्य समिति हो गई, ठीक है, गृह मामलों से रिलेटेड समिति हो गई, मानव संसाधन विकास समिति हो गई, कृषि समिति हो गई, रक्षा समिति हो गई, क्योंकि ये तो मामले भाई रहने ही है। रक्षा हमारे देश की हमेशा होनी है, ऊर्जा के बारे में समिति हमेशा रहनी है, कृषि के बारे में समिति, वित्त के बारे में, जल के बारे में, नगर के बारे में, ठीक है। तो ये चीजें तो परमानेंट हैं, तो इन्हीं की समितियां तो रहनी ही है, तो इसलिए विभागीय स्थायी समिति हो जाती हैं। अब यहाँ पे तदर्थ समितियां देख लेते हैं। तो तदर्थ समितियां होती है काम के हिसाब से बन जाती हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हो, तदर्थ मतलब तब जरूरत पड़े तब बना दो। और एड हॉक कमेटी भी जिन्हें बोला जाता है। और ये होती है दो प्रकार की, जांच समितियां और सलाहकार समितियां। ये जांच समितियां क्या है कि जब अगर कुछ काम ऐसा हुआ हो जिसपे जांच करने के लिए बना दी हो। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं कि जैसे कोई शेयर बाजार है या कोई कोयला है जिसमें कि घोटाला हो गए, तो उनके घोटाले के लिए समितियां बना दी। अब वो जैसे उसके शेयर बाजार या कोयला घोटाला कोई भी किसी के बारे में अब उसकी जांच पूरी हो चुकी है, तो अब भाई वो समिति रह के क्या करेगी जब उसका काम पूरा हो गया। अब जब कभी नया कुछ ऐसा होगा तो उसके लिए नई समिति बनेगी। तो जब इन समितियों को ऐसे टाइम के हिसाब से बनाया जाता है और टाइम के हिसाब से इन्हें हटा दिया जाता है, ठीक है। ये जांच समितियां हो गई। अब ये है कि सलाहकार समिति। ये सलाहकार समिति का मतलब है कि इसका गठन किसी विशेष विधेयक की, कोई विधेयक आया है उसके बारे में विचार करने के लिए और उस पर सलाह देने के लिए बनाया जाता है। तो विशेष विधेयक ऐसा तो नहीं कि एक विधेयक आ गया तो वो क्या रोज रोज थोड़ी ना आएगा विशेष विधेयक, कि जब आएगा जिस हिसाब से विशेष विधेयक आएगा उसी के हिसाब से उसके लिए समिति बना दी जाएगी। तो इस हिसाब से आप इसको थोड़ा हल्का सा समझ सकते हो। तो आपको ये थोड़ा आ गया होगा समझ और अच्छा सा इसका आइडिया मिल गया होगा। और देखिए, अब जिसको और अच्छे लेवल के एग्जाम की आप मैं कहूँ यूपीपीसी ऐसे कुछ आईएएस के एग्जाम की सोच रहे हैं, तो भाई अब इससे ज़्यादा डिटेल के लिए आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िएगा। और अगर मेरे को कभी लगेगा कि इससे ज़्यादा भी आपके लेवल के एग्जाम यूपीएसआई में आ सकते हैं तो मैं आपको तब ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी और अच्छे से। यहाँ पे मैंने आपको एक बहुत अच्छे से बेसिक आइडिया देने की कोशिश करी है। और अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संसदीय मंच। ये इसे बोला जाता है पार्लियामेंट्री फोरम्स। इसका मतलब है कि ये क्या है। देखिए, जब हमारे यहाँ पे इस कोई भी संसद है, ठीक है, वो कोई भी काम कर रही है, तो ये क्या होता है कि संसदीय मंच है, ये ऐसा जगह प्रदान करती है जहाँ पे संबंधित मंत्री, जैसे कि किसी भी विभाग के संबंधित मंत्री हो गए, आप यहीं पे ये जल संरक्षण का आपको नाम दिख रहा है, तो इस विभाग के संबंधित मंत्री हो गए, विशेषज्ञों को बुला लिया और नोडल मंत्रालय जो उससे रिलेटेड मंत्रालय हैं और उनके प्रमुख अधिकारियों को, इन सबको एक जगह मिला के बैठा दिया जाता है। तो वो हो जाती है पार्लियामेंट्री मंच, जिसपे बैठ के वो चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको एक मंच प्रदान हो जाती है। तो ये कब आया था? 2005 में पहला संसदीय फोरम, ठीक है, संसदीय मंच भी कहा जाता है इसे, संसदीय फोरम या पार्लियामेंट्री फोरम। तो ये 2005 में पहला अस्तित्व में आया था। तो जल संरक्षण एवं प्रबंधन उसका नाम था, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, इसमें अधिकतम 31 सदस्य हो सकते हैं, आपको याद रखना है। तो वर्तमान में ये जो अब, क्योंकि पार्लियामेंट्री जो जल संरक्षण एवं प्रबंधन की फोरम थी, इसको लगा कि इसने अच्छा काम किया है सरकार ने, तो उन्हें लगा कि ऐसे जो और भी चीजें हैं उनके बारे में भी बनाने की जरूरत है। तो इस प्रकार से वर्तमान में ये 8 हैं, ठीक है, 8 फोरम है वर्तमान में, जिसमें से कि 7 फोरम है, 7 मंच हैं जिनके पदेन अध्यक्ष हैं। जो कि पदेन अध्यक्ष है वो है लोकसभा अध्यक्ष। इसका मतलब पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है कि वो है तो लोकसभा के अध्यक्ष, और लोकसभा अध्यक्ष होने की वजह से इस वाली चीज के अध्यक्ष हैं। तो जो 8 में से 7 फोरम हैं उनके पदेन अध्यक्ष हैं लोकसभा के अध्यक्ष, और जो एक फोरम बचती है, ये अपवाद है, एक फोरम जो बचेगी वो पदेन अध्यक्ष होंगे राज्यसभा के सभापति। तो अब इनका एक हल्का सा देख लेते हैं कि इनके नाम क्या क्या हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 8 फोरम, एक तो ये जो 2005 में सबसे पहले बनी है, और 2006 में बनी युवाओं के लिए, 2003 में बनी बच्चों के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, बच्चों के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे तो एक तो जो मंत्रालय, बच्चों से संबंधित जो भी मंत्री हैं, ठीक है, विशेषज्ञ हैं बच्चों से संबंधित जो भी,
जिन्होंने बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में, बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में, बच्चों की विकास के बारे में, बच्चों के समाज में रहने के बारे में अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, विशेषज्ञ हैं, वो आ गए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी उसके मंत्रालय हैं बच्चों से रिलेटेड, वो सारे यहाँ पे आ गए और वो किसी भी महत्वपूर्ण विषय पे बच्चों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और ये है जनसंख्या एवं जन स्वास्थ्य संसदीय फोरम। तो जो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, और ये जो बाकी जो 7 बच रही हैं इनके जो अध्यक्ष होंगे वो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो इनके अध्यक्ष होंगे, ठीक है। तो चौथे को छोड़ के ये जो चौथा है जनसंख्या वाला, इसके जो अध्यक्ष हैं वो राज्यसभा के सभापति हैं, बस ये याद रखिएगा आप। और बाकी जो बस्ती हैं उनके अध्यक्ष हो जाते हैं हमारे लोकसभा के अध्यक्ष। और 5वीं है भूमंडलीय उष्णता एवं जलवायु परिवर्तन पर संसदीय फोरम। आपदा, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे अब जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है, तो अब उसके बारे में बात करनी है तो उसके लिए विशेषज्ञों की जरूरत होगी। इसी प्रकार से अगली है आपदा प्रबंधन एवं संसदीय फोरम, उससे अगली है शिल्पकारों एवं दस्तकारों पे संसदीय फोरम, ये 2013 में बनी है। और ये सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य पर संसदीय फोरम। तो अब आगे देखते हैं कि ये क्या है। देखिए ये इसका मतलब है पार्लियामेंट्री फोरम्स ऑन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये आप 2015 में आए थे, और ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कब आए थे आपको अगर जिसको भी पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और नहीं पता है तो मैं आपको कल बता दूंगी। वैसे तो आपका एक करंट वाला पोर्शन है और थोड़ा ज्योग्राफी में भी आता है और एनवायरनमेंट का भी पोर्शन है, तो मैं कल आपको ये दोनों बता दूंगी हल्का सा आइडिया देके कि किस किस सन में आया था ये, इसमें कितने हमारे लक्ष्य हैं, कितने हमारे गोल्स हैं, कितने हमको कब कब तक प्राप्त करना है, तो हल्का सा आइडिया मैं आपको कल वाली वीडियो में इसका दे दूंगी। अब देखिए इंग्लिश में, जिसको इंग्लिश में देखना है, क्योंकि दोनों मीडियम के बच्चे, बाइलिंगुअल लैंग्वेज दोनों भाषाओं के बच्चे इसमें पढ़ते हैं, तो 8 पार्लियामेंट्री फोरम्स के नाम आप देख सकते हैं। पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन जो 2005 में आई थी, और नेक्स्ट है दूसरी पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ यूथ, तीसरी पार्लियामेंट्री फोरम ऑन चिल्ड्रन, और चौथी है पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन हेल्थ। तो इस वाले के जो अध्यक्ष हैं वो राज्यसभा के सभापति हैं, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, बाकी आप देख लीजिएगा, आगे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और 8वीं है पार्लियामेंट्री फोरम ऑन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, MDG। तो धन्यवाद, आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो हमने इस वीडियो में इंडेक्स टाइप का आने वाली वीडियो के लिए दिखाया है तो आप बार बार वो अपने माइंड में वो एक इमेज बना के रखिएगा, और उसी हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि जिस हिसाब से मैंने आपको वीडियो में अभी ये इंडेक्स बना के दिखाया है तो उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। और देखिए आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और देखिए अगर और आपको और पसंद आती है तो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं, और अगर नहीं पसंद आती है तो आप ये भी बता सकते हैं कि वीडियो क्यों नहीं पसंद आई है। धन्यवाद, आपका दिन अच्छा हो।